यूपी में रफ्तार से बढ़ती जनसंख्या को रोक लगाने के लिए राज्य में जनसंख्या नियंत्रण बिल आने वाला है और भविष्य में होने वाला जनसंख्या विस्फोट से बचने के लिए केंद्र सरकार भी पूरे देश में पॉपुलेशन मेंबर बिल लाने की तैयारी कर रही है, जिसे लेकर राजनीति शुरू हो गई है। इस बिल के विरोध में सपा सांसद शफीकुर रहमान ने अपने एक अलग ही दलील रखी है। पैदाइश अल्लाह का कानून है, दुनिया में कितने लोग पैदा होंगे वो कुदरत के हाथ में है, कुदरत से टकराना नहीं चाहिए। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि यूपी सरकार लोगों को आपस में उलझाना चाहती है, इसीलिए ऐसे कानून ला रही है। क्या सच में जरूरी है जनसंख्या नियंत्रण बिल, या सिर्फ यूपी चुनाव के मद्देनजर हिंदू वोटरों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए यह राजनीतिक स्टंट अपनाया गया है? क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून सिर्फ राजनीतिक है या देश की जरूरत, जिसे वोट बैंक की राजनीति करने वाले जानते तो हैं पर मानते नहीं? जानेंगे ये सब आज के वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, मैं वीर शाह, रिप्लाई टाइम चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज़ादी के पहले हिंदुस्तान की कुल आबादी लगभग 40 करोड़ थी। क्षेत्रफल 43,17,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक थी, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश की आबादी और क्षेत्रफल भी शामिल थी। बंटवारे के बाद भारत देश का क्षेत्रफल लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर रह गई और 1951 जनगणना के अनुसार भारत की आबादी लगभग 37,63,25,200 थी, जो 2021 में आते आते 140 करोड़ पहुंच गई। आपने हम दो हमारे दो का नारा जरूर सुना होगा। ये नारा परिवार नियोजन के लिए दिया गया था। इस नारे को हिंदी के प्रसिद्ध कवि बाल कवि बैरागी जी ने लिखा था। इस नारे को ही तत्कालीन पीएम इंदिरा जी के समय में परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण के लिए न केवल इस्तेमाल किया गया था, बल्कि 1970 के दशक में नसबंदी अभियान चलाकर लोगों का जबरदस्ती नसबंदी भी कराया गया था। इस विषय में सलमान रश्दी के उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रन के अनुसार तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी ने इस अभियान को उग्र तरीके से आगे बढ़ाया, जिसमें सबसे ज्यादा नसबंदी गरीब लोगों की गई, जिसमें पुलिस ने गांव को घेर लिया और पुरुषों को जबरन खींचकर उसकी नसबंदी करी गई। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार मारा विस्टेंडाल के अनुसार एक साल के भीतर ही लगभग 62 लाख लोगों की नसबंदी करी गई थी, जो नाजियों द्वारा की गई नसबंदी से 15 गुना अधिक थी। इस दौरान गलत ऑपरेशन की वजह से 2000 लोगों की भी मौतें हुई। इस अभियान ने हिटलर को भी पीछे छोड़ दिया था। जबकि उस अभियान के दौरान 1970 के दशक में देश की आबादी 55,51,89,792 के करीब थी। वर्ष 1997 में सर्वप्रथम देश की आबादी ने 1 अरब का आंकड़ा को छुआ था और आज 2021 में देश की आबादी 140 करोड़ के लगभग हो गई है, तो वहीं पूरी दुनिया की आबादी लगभग 800 करोड़ के पार पहुंच गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की आबादी को 1 अरब तक पहुंचने में 20 लाख वर्ष का समय लगा था, मगर इसे केवल 7 अरब तक पहुंचने के लिए 200 वर्ष लगे। अगर भारत यही रफ्तार पकड़ा रहा तो वर्ष 2030 तक भारत की आबादी चीन को पीछे छोड़ती हुई 150 करोड़ भी पार कर सकती है। जनसंख्या वृद्धि दर के आधार पर दुनिया के देशों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: धनात्मक वृद्धि दर वाले देश, शून्य वृद्धि दर वाले देश और ऋणात्मक वृद्धि दर वाले देश। दुनिया के 65% देशों की जनसंख्या दर धनात्मक है। धनात्मक मतलब जिसकी जनसंख्या पिछले साल के मुकाबले बढ़ी हो, जिनमें ओमान पहले स्थान पे आता है, फिर आता है बहरीन, नारू और नाइजर। इसी श्रेणी में तेजी से आबादी बढ़ा रहे देशों में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इराक, कतर, अफगानिस्तान, कुवैत, लेबनान, जॉर्डन, फिलिस्तीन आदि देश भी आते हैं। यानी जनसंख्या विस्फोट सिर्फ भारत की ही नहीं, उपरोक्त इन सभी देशों की समस्या है। इसके बाद आता है शून्य अथवा स्थिर जनसंख्या वाले देश। जब औसत मृत्यु दर और जन्म दर समान हो तो उस स्थिति को शून्य अथवा स्थिर जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, जिसमें प्रमुख है श्रीलंका, म्यांमार, चीन, थाईलैंड, ब्रिटेन, डेनमार्क, आयरलैंड और क्यूबा। अब आते हैं ऋणात्मक घटती जनसंख्या वाले देश, जो पूरी दुनिया में केवल 11% ही है, जिनमें प्रमुख है लिथुआनिया, लातविया, बुल्गारिया, यूनान, पोलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, माल्डोवा, जापान आदि जैसे देश। हम देख सकते हैं किस तरह गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और आतंकवाद जैसी समस्या बढ़ती जनसंख्या वाले देशों का पीछा कर रही है, तो वही दूसरी ओर सामाजिक आर्थिक प्रगति और खुशहाली उन देशों की झोली में जा रही है जो अपनी जनसंख्या को या तो स्थिर बनाए हुए हैं या उसे घटाने की राह पे हैं। अब हम जानते हैं जनसंख्या विस्फोट से हमें क्या हानि है। जनसंख्या विस्फोट वर्तमान की पारिस्थितिक आवाज को तो चौपट कर ही रही है, भविष्य को भी खतरे में डाल रही है। पर्यावरण प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, वनों की अंधाधुंध कटाई और जीव जातियों के विलुप्तीकरण का सबसे बड़ा कारण जनसंख्या विस्फोट ही है। देश में अधिक जनसंख्या का सबसे बड़ा फायदा उद्योगपति को ही पहुंचता है। 500 के मजदूर डेली रेट पे 200 में भी मिल जाते हैं, और अगर ऐसे ही जनसंख्या बढ़ती रही तो 200 की जगह 50 में ही काम करने वालों के बीच देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगी। अगर बात करें दुनिया के सबसे बड़े देश और उसकी आबादी की,
तो रसिया, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और फिर आता है भारत का नंबर। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, मगर आबादी के लिहाज से दूसरा। चीन की आबादी भारत से भले ही ज्यादा है, मगर वो भारत से 3 गुना बड़ा भी है। देश पीछे जाने का सबसे बड़ा कारण बढ़ती आबादी ही है। बढ़ती आबादी जिसकी वजह से होने वाले सीमित संसाधन किसी भी देश में बेरोजगारी, गरीबी और गृह युद्ध लाने के लिए काफी होती है। डेनमार्क, नीदरलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड जैसे देशों में शून्य अथवा स्थिर जनसंख्या दर होने की वजह से ही वे सबसे खुशहाल और धनी देशों में गिने जाते हैं। आपराधिक रिकॉर्ड्स भी ऐसे देशों का शून्य है, क्योंकि उन देशों में सभी नागरिकों के पास काम होते हैं। 1947 के बाद से भारत देश का क्षेत्रफल तो घट गया, मगर जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और साथ ही बढ़ रही है वाहनों की संख्या, जिसका प्रतिकूल असर पर्यावरण पर भी पड़ रहा है। आज हर किसी को अपना घर चाहिए, घर के लिए जमीन चाहिए और जमीन के लिए ही पेड़ काटे जा रहे हैं। लोग ऐसे जगह पे बस रहे हैं जहां इंसानों के लिए होना इंसान और पशु दोनों के लिए खतरा है, जिसका प्रत्यक्ष कारण धनात्मक जनसंख्या वृद्धि दर ही है। एक आदमी रोज 700 ग्राम कार्बन उत्सर्जन करता है। किसी एक व्यक्ति का हमारे पर्यावरण पर क्या असर होता है, इसे नापने के लिए वैज्ञानिकों ने एक कार्बन फुटप्रिंट नामक सिद्धांत दिया है। यानी करीब करीब वो सारे काम जो हम रोजाना करते हैं या हम जिन भी साधनों का इस्तेमाल करते हैं, उन सब से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। औद्योगिक क्रांति से पहले मनुष्य द्वारा पैदा किया गया जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में आता था, वो आसपास के जंगलों और पेड़ों द्वारा सोख लिया जाता था। औद्योगिक युग की शुरुआत के साथ ही ईंधन का प्रयोग बड़े पैमाने पर होने लगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड भारी मात्रा में निकलने लगी। साथ ही बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए कल कारखानों के लिए बड़े पैमाने पे जंगल काटे गए, जो कार्बन सोखने का कार्य करते थे। आज स्थिति यह है कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में पैदा होती है, उसे सोखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पेड़ ही नहीं बचे हैं, क्योंकि पेड़ के लिए भी जमीन चाहिए और शहरी जमीन के साथ साथ जंगलों के जमीन पर भी इंसान का कब्जा होते जा रहा है, जो जनसंख्या विस्फोट का ही सबसे बड़ा नतीजा है। देश में निर्दोष जीवों के जंगल तबाह और बर्बाद हो रहे हैं। अपनी जनसंख्या सीमित करने की जगह वहां भी मनुष्य अपने आवास बना रहा है, जो मासूम जीव जंतुओं के लिए खतरा बन गया है। बढ़ती जनसंख्या विकास के लिए सबसे बड़ा रोड़ा बन गई है। मान लो 100 किलोमीटर का रोड बनाना हो तो आपको 10,000 लोगों की जरूरत है। फिर ऐसी सड़क साल भर में बनकर भी तैयार नहीं होगी। पर अगर आप मशीन के इस्तेमाल से बनाते हो तो सड़क जल्दी भी बनेगी, मगर फिर 10,000 लोगों को काम नहीं मिलेगा, जिससे बेरोजगारी ही बढ़ेगी। अरब में लोग काम करने के लिए क्यों जाते हैं? सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वहां पैसा ज्यादा मिलता है, बल्कि इसलिए क्योंकि अरब में मूल मजदूर कम है। मान लो एक व्यक्ति 15 से 20 हजार का महीना कमाता है और उसके घर में बच्चे भी 4 या उससे अधिक हैं। दूसरी ओर दूसरा व्यक्ति भी 15 से 20 हजार का महीना कमाता है, मगर बच्चे 2 हैं, तो निसंदेह दूसरा वाला परिवार ज्यादा अच्छे से अपने घर को संभाल पाएगा। नए मेंबर पॉपुलेशन बिल में तीसरे बच्चे पैदा करने वालों को सरकारी सुविधा, नौकरी न मिलने और चुनाव न लड़ पाने का प्रावधान है, मगर इससे काम नहीं चलेगा। 2 के बाद होने वाले बच्चे और बच्चे के माता पिता से आजीवन वोट देने का अधिकार भी छीन लेना चाहिए और 4 बच्चे होने पर जनसंख्या टैक्स या जेल जैसा प्रावधान को भी जोड़ा जाना चाहिए। पर अभी से सपा के संसद को इस बिल पर आपत्ति क्यों है, खुद सुनिए। ये कुदरत का निज़ाम है और इंसान को भी अल्लाह ताला ने सबको, सारे इंसानों को पैदा किया है। उनकी भी मौत और जिंदगी उसके इख्तियार में है, किसी के इख्तियार में नहीं। बेशक जिंदगी देना उसके हाथ में है, मगर जिंदगी संभालना ये हमारे हाथ में है। अगर सब ईश्वर को करना होता तो हमें हाथ और दिमाग क्यों देते हैं? रोबोट की तरह बिना दिमाग के पैदा ना कर देते हैं? आने वाले समय में लड़ाइयाँ हैंड टू हैंड कम और टेक्नोलॉजी टू टेक्नोलॉजिस्ट ज़्यादा होगी। और टेक्नोलॉजी में आप तभी ध्यान दे पाओगे जब आपका खर्च आबादी के प्रति कम होगी, और ऐसा तभी संभव है जब आबादी कम होगी। वैसे अगर शफीकुर रहमान ने जीवन और मरण का यही ज्ञान अगर इस परिवार को दिया होता तो आज डॉक्टर पीटने से बच जाते हैं। जिस तरह इस परिवार ने लापरवाही का इंजाम लगाकर डॉक्टर को मारा था, उसी तरह हमारी लापरवाही पर प्रकृति अब हमारे ही मार रही है। कोरोना, भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, बिना मौसम बरसात और सूखा हमारे इसी लापरवाही का नतीजा है। इन सब बातों से यह साबित होता है कि कैसे बढ़ती जनसंख्या सिर्फ आपके परिवार का ही नहीं, बल्कि बेरोजगारी, भूखमरी, देश और पर्यावरण का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो महान विलेन थैनोस भी बढ़ती जनसंख्या के खिलाफ था। इसलिए कहता हूं, अब भी वक्त है, पेड़ लगा लो, जनसंख्या संभालो और धरती को बचा लो, वरना ऐसा दिन आएगा, तांडव मचाएगा प्रकृति, फिर तू न बचेगा, ना ही बचेगी ये धरती। दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अगर आपको लगे कि ये वीडियो लोगों को जागरूक कर सकती है तो शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जलने वाले लोग जले रखे, लगा रखे हैं झंडू बाम, गूंज रखे हैं तीन ही नाम, योगी मोदी जय श्री